नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम आईबी 2025 में आए हुए पैराजंबल के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन को जो करने का तरीका होगा वो तरीका मेरा होगा। मेरे तरीके से आपको पैराजंबल के क्वेश्चंस को, मेरे तरीके की बात करें तो हमें ग्रामर के क्लूज को इस्तेमाल करना है। जैसे नाउन प्रोनाउन से कैसे टैकल करते हैं, आर्टिकल से कैसे टैकल करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स दिस दैट दीज दो सच से कैसे टैकल करते हैं, या फिर कंजंक्शन जो होते हैं हमारे हावर हो गया, दो हो गया, ऑल्सो हो गया, इन एडिशन हो गया, दस देयर फॉर जैसे शब्दों को पकड़ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पजेसिव एग्जेक्टिव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। जब इन सब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हम मीनिंग का सहारा लेंगे। आप देखोगे कि 90% 95% क्वेश्चन इन ग्रामर के क्लू से ही सॉल्व हो जाएगा। एक आधी कोई क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको थोड़ी सी मीनिंग समझनी पड़ेगी। आप इसको इत्मीनान से देखिए, कुछ सीख के जाइए। दो चार लेक्चर जो है आपको आराम आराम से बगैर स्पीड बढ़ाए आपको देखना चाहिए कायदे से। तो अगर मेरे दो क्लासेस पैराजंबल के और आपने नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको सारे मेथड्स बताए हैं, तो सबसे पहले उनको देख लीजिए, तब आपको इस क्लास में और ज़्यादा मजा आएगा। चलो, आज हम सबसे पहले आईबी का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने में समय कैलकुलेट कीजिए कितना समय लग रहा है। फिर ग्रामर के क्लू को देखिए, ग्रामर के क्लू को जो है ढूंढने में क्या आप सक्षम हो कि सक्षम नहीं हो। अगर नहीं सक्षम हो तो मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। सोल्यूशन को सही से देखिए और इसको बिल्ड कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ाया और कल तुरंत अप्लाई कर पाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए बी सी और डी को ध्यान से देखोगे, ऑप्शन ई लिखा ही बिल्ड मॉडल्स ऑफ शिप्स ही नेवर सेल्ड, ठीक है ना। उसने जहाज़ों के मॉडल्स बिल्ड किए लेकिन उसने उसे कभी सेल नहीं किया है, मतलब उसे कभी चलाया नहीं है, तैराया नहीं है, उड़ाया नहीं है। नेम सी ओनली रेड इन डस्टी टॉम्स, उसने उसे नेम किया है डस्टी टॉम में, ब्ला ब्ला ब्ला। समझ में आया? मोटा मोटा आपको सिप और जो बनाने वाला है उसकी स्टोरी समझ में आ रही होगी। हिज वर्कशॉप स्मेल्ड ऑफ वेरनेस, उसके वर्कशॉप कैसा स्मेल होता है वो दिखाई जा रहा है। साल्ट एंड मेमोरी। इट वॉज हिज वे ऑफ चार्टिंग वाटर्स ही नेवर डेयर टू क्रॉस, ठीक है ना, ये उसका तरीका था चार्ट करने का। वाटर्स की अगर बात करें तो वाटर का मतलब पानी होता है, वाटर्स का मतलब जो है समुद्र होता है। ही नेवर डेयर टू क्रॉस, उसने कभी हिम्मत नहीं दिखाई क्रॉस करने की, समुद्र की बात हो रही है। ईच वेजल्स कैरिड ए सीक्रेट लॉकिंग ए पीस ऑफ फ्रीडम इन मिनिएचर। ध्यान से देखिए, ये उसका तरीका था कि कैसे वो चार्ट करता था, फिर मिनिएचर में कैसे डालता था। यहाँ एक प्रोसेस की बात हो गई है। ऑप्शन ए बी सी और डी में देखोगे तो आप देखोगे कि ही की चर्चा है, हिज की चर्चा है, लेकिन कहीं नाउन की चर्चा नहीं है चारों ऑप्शन में। मतलब किसी प्रोनाउन से ये स्टार्ट होगा क्योंकि नाउन नहीं दिया हुआ है। तो जो ये नाउन प्रोनाउन वाला हमारा क्लू है वो इस ऑप्शन में नहीं लग पाएगा, क्योंकि आईबी का क्वेश्चन है, थोड़ा इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं वो, कि अगर किसी ने ग्रामर से करना सीख रखा है तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें उन्होंने नाउन ही नहीं दिया है। ठीक है, हम इसमें दूसरी चीज पकड़ेंगे। जैसे लिख रखे हैं इट वॉज हिज वे ऑफ चार्टिंग, यह उसका तरीका था। यह उसका तरीका था, आपके दिमाग में आना चाहिए क्या उसका तरीका था। तो पहले उससे मेंशन करोगे कि ये तरीका था, फिर आप आगे उसको कोट करोगे, ये उसका तरीका था। तो जब आप कोट कर रहे होते हो, संकेत दे रहे होते हो, तो जिस चीज को इशारा कर रहे होते हो, जिसको दोबारा रीफ्रेज कर रहे होते हो, वो जस्ट उसके पहले आना चाहिए। ऑप्शन डी में दिया हुआ ईच वेजल्स कैरीड, क्योंकि इसी में खाली दिया जा रहा है कि सारे के सारे जो वेजल्स है वो कैरी क्या करता था, एक सीक्रेट लॉगिंग। मतलब यहां पे वो चार्ट करने का बात हो रहा है कि कैसे वो चार्ट करता था, जो सिप बनाता था वो। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बॉटल आता था, ठीक है ना, बॉटल के अंदर सिप बना के डाला रहता था, तो उससे आपको आइडिएशन हो जाएगा कि ये उसका चार्ट करने का तरीका था, अलग अलग बॉटल करके डाल देता था सिप बना के। तो यहाँ उसका क्या है, वो वाला प्रोसेस है, वो वाला चार्ट करने का प्रोसेस है, और सी में उसे फिर वापस से कोट किया जा रहा है। तो मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है आपको, कि अगर कोई चीज दोबारा से रिफ्रेज किया जाए, दोबारा से कोट किया जाए, किसी की तरफ इशारा किया जाए, तो वो उसके साथ पेयर बनाता है। तो जैसे इस बात को समझ पाओगे, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा डी पहले आएगा, सी उसके बाद में आएगा और पेयर में आएगा। बस इसी को हम ढूंढते हैं कि हमें डीसी कहाँ देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो, हमें डीसी शायद ही किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक ऑप्शन को छोड़ के ये वाले ऑप्शन में खाली मिल रहा है। अगर इस बात को समझ पाओगे, क्वेश्चन पढ़ते वक्त जल्दी समझ में आओगे, आदत में बिल्ड कर लोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के अंदर बहुत ही कम समय लेगा। लेकिन अगर ये आदत नहीं बिल्ड कर पाओगे तो सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन औरों के कंपैरिजन में 30 40 50 सेकंड ज़्यादा लोगे। तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्जाम में, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जरा ध्यान से इसको पॉज करो, इसको सॉल्व करो।
और देखो कि मैं क्या मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, आप क्या मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। ओक्साना रोज ग्रैबिंग ए ब्रांच, ठीक है ना। द विंड हाउल्ड ईयरली डाउन द चिमनी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको हाउल्ड का मतलब नहीं पता होगा, ईयरली का मतलब नहीं पता होगा। ये जो बच्चे मेंस में भी पहुंचेंगे, हिंदी भाषी बहुत बच्चे होंगे, कितना भी वोकैब बिल्ड कर लो नहीं पता होता है। इसकी जरूरत भी नहीं कि इसकी हिंदी मीनिंग डालो। मैं भी आपको सिखाता हूँ आप ग्रामर से कैसे सॉल्व कर लोगे बगैर मीनिंग जाने हुए। फिर लिखा हुआ है ओक्साना स्वालोड एंड स्वैंग द डोर ओपन। यहां पे भी बहुत सारे लोगों को स्वैंग का नहीं पता होगा, मतलब ये वर्ब ऐसी है कि इन जनरल यूज नहीं होती है तो नहीं पता होगा। सी क्रेप्ट टुवर्ड द डोर, देयर वॉज नथिंग देयर। ऑप्शन S6 है। हर हार्ट पाउंड फियासली एज सी स्टार्टेड आउट एट द स्नो विपिंग अबाउट इन द लाइट ऑफ अ स्मॉल फायर। फिर जब S6 पढ़ोगे तो इसकी मीनिंग आधे निकाल पाएंगे, आधे मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। मत निकालो यार मीनिंग, जरूरत ही नहीं है आपको पैराजम्बल के क्वेश्चन सॉल्व करने में मीनिंग निकालने की। ध्यान से देखो, ग्रामर आता है, ग्रामर आता है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि भैया नाउन है कहीं, अगर इसके बाद प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन इसके साथ आएगा, प्रोनाउन इसके साथ आएगा। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को सी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे को सी दिखाई दे रहा है। और ये मुझे ये पता चल गया है किसके लिए इस्तेमाल है, ये ओक्साना के लिए इस्तेमाल है, क्योंकि ओक्साना एक ही लड़की है जो यहाँ पे मेंशन है और जो यहाँ पे मेंशन है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास S1 है और हमारे पास B है, इसमें नाउन है, इसमें भी नाउन है। अगर ध्यान से मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्यान से देखो, आपके पास ऑप्शन सी है, यहाँ पे ऑप्शन सी है। इस ऑप्शन सी में प्रोनाउन आपका क्या है, प्रोनाउन है। या तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा या तो इसके साथ पेयर बनाएगा, यही होगा। नाउन प्रोनाउन पेयर में आता है, एक ही नाउन एक ही प्रोनाउन है तो पेयर में आएगा। दो नाउन है उसी के लिए एक ही प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन किसी ना किसी के साथ पेयर आएगा। तो आप ये कह सकते हो S1 C संभावित हो सकता है या जो है B C संभावित हो सकता है। ये जैसे ही क्लू निकालते हो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। S1 के साथ C यहां पे है तो इसके होने की संभावना है, B के साथ C यहां पे है तो इसके होने की संभावना है, ना इसके होने की संभावना ना इसके होने की संभावना है, ये दोनों होगा ही नहीं। अगर ये दोनों होना नहीं तो 50% क्वेश्चन ग्रामर के इस क्लू से सॉल्व हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको ये देखना है कि सी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा। आपके ये चारों हुआ है, ध्यान से देखो, यहां पे मेंशन है देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ नहीं था। तो देयर किसको इशारा कर रहा है, प्लेस को इशारा कर रहा है। तो देयर आप तभी मेंशन कर सकते हो जब आप प्लेस मेंशन कर दो। ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो पढ़ के हर मामूली बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो डोर की बात हो रही है, डोर ही यहाँ पे वो जगह है जिसको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो जब तक डोर मेंशन नहीं कर लोगे, ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन, तब तक डी मेंशन नहीं कर सकते हो। मतलब डी को डायरेक्टली S1 के साथ नहीं जोड़ सकते हो, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका संभावित नहीं हो सकता है। तो आपके पास इलिमिनेट करके एक ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आई बी आंसर फिर जाके चेक कर लेना, देखो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रामर से खेलते हैं, ग्रामर से, बढ़िया ग्रामर से खेलते हैं। मैं थोड़ा यूनिक स्टाइल में आपको सिखा रहा हूं, बगैर मीनिंग के ग्रामर से कैसे निपटाते क्वेश्चन। अगला ध्यान से देखना, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और इसको भी ध्यान से पढ़ना चलना है। लिखा है मेनी पीपुल अराउंड द वर्ल्ड, मैं आर इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आर से स्टार्ट किया गया है तो क्यों टाइम वेस्ट करें। मेनी पीपुल अराउंड द वर्ल्ड आर नाउ फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स। इसको आसानी से हिंदी भी समझ में आ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो संसार में वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की तरफ जो है फोकस हो रहे हैं। फिर आगे दिया हुआ है वन वे टू डू दिस इज बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कार्स। अब ये जो दिस दिया है ना, वन वे टू डू दिस, ये जो दिस है वो किसके लिए आया है, ये इसी के लिए आया है कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने, जो रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स है इसी को कम करने के लिए आया है। जो बच्चा इस बात को समझ जाएगा वो आर के साथ पी लगा लेगा, तुरंत आर के साथ पी लगा लेगा तो जो आपके ऑप्शन है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा है दिस शिफ्ट नॉट ओनली हेल्प्स द एनवायरमेंट बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग ट्रैफिक। यहां पे लिखा हुआ है दिस शिफ्ट, दिस शिफ्ट, तो आप देखो किस ऑप्शन में शिफ्ट, किसी चीज के शिफ्ट होने की चर्चा की गई है। तो शिफ्ट, क्योंकि दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है और इसके बाद शिफ्ट मेंशन है, तो आपको वाला ऑप्शन ढूंढना है जहां पे शिफ्ट की चर्चा की गई है। तो शिफ्ट की चर्चा यहीं पे की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है प्राइवेट कार्स को छोड़ के, और किसी ऑप्शन में किसी शिफ्ट की चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब क्या होगा कि जो पी होगा वो एस के जस्ट पहले आएगा तो पी एस पेयर में आएगा। पी एस जैसे ही पेयर में आएगा तो आर के साथ पी लिया, पी के बाद एस ले लिया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, आपका क्वेश्चन हो गया करेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा समझा भी देता हूं।
कि बहुत सारे लोग जो है संसार में कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने पे फोकस हो गए हैं। एक तरीका ये है कि आप प्राइवेट कार्स को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इस्तेमाल करो। ये जो शिफ्ट है ये ना ही हेल्प करेगा एनवायरमेंट को, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक कंजेशन को, ट्रैफिक भी कम करेगा अगर ऐसा करोगे तो। एडिशनली अगर रिन्यूएबल एनर्जी आप अडॉप्ट करते हो तो ये सिग्निफिकेंटली कट डाउन करेगा पोल्यूशन को। समझ में आया? यहां पे आपका एंड हो जाएगा। सही ऑप्शन RPSQ है। तो जो ये दिस है इसका सहारा लेना आपको सीखना पड़ेगा। ये जो दिस है इसका सहारा लेना पड़ेगा कि ये दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, ये दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे वन वे टू डू दिस, तो ये जो दिस है ये अपने साथ नाउन नहीं लेके आए, मतलब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन किसको रिप्लेस कर रहा है? ये जो प्रोसेस है ना रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट, इसका एक तरीका है ट्रांसपोर्टेशन को जो है प्राइवेट कार से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ले जाना। और यहां पे दिस शिफ्ट में शिफ्ट मेंशन है, तो जब डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद जो नाउन मेंशन होता है वो आपको एग्जैक्टली ढूंढना होता है कि कौन से ऑप्शन में। तो ये वाले सेक्शन में दिस किसको इशारा कर रहा है ढूंढना आसान होता है, इस वाले केस में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए हो कि कैसे हम ऑप्शन सी तक पहुंचे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो ग्रामर के मेथड्स है आपको बहुत मदद कर रहे होंगे। अब जैसे ये मुझे सबसे लेंदी पैराजंबल मिला आपके IB में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जब लेंदी पैराजंबल आता है तो उनका दिमाग और सर मतलब ऐसा चला जाता है, उड़ी जाता है, देख के डरी जाते हैं। इन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, मतलब ये आपके एक स्क्रीन पे आ गया क्योंकि इसका फॉन्ट साइज छोटा है, ठीक है ना। फॉन्ट साइज अगर बड़ा होता तो ये और लंबा जाता। ध्यान से देखना, ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ और ये क्वेश्चन चुटकियों भर का है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो सेकेंड्स नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ध्यान से देखना। वेल एक्वेंटेड विद द फिलोसफिकल लिटरेचर ऑफ हिज डे एंड ऑफ एंटिक्विटी ही लेफ्ट बिहाइंड ए रिच फिलोसफिकल लिगेसी। जैसे मैं यहां तक पढ़ता हूं, जैसे ही मैं ये पढ़ता हूं ही लेफ्ट, मेरे दिमाग में आता है भैया मैंने ऑप्शन पढ़ रखा है। हमें पहला स्टेटमेंट पता चल जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमने प्रोनाउन देख लिया, हमने ऑप्शन ए हटा दिया, दिमाग से ही हटा दिया। फिर मैं बी पे आता हूं। स्कॉलर्स इन जनरल हैव नॉट टेकन सीरियसली थॉमस जेफरसन। अब जैसे हम थॉमस की बात करें तो यहां पे स्कॉलर्स हो गया प्लूरल, प्लूरल नाउन, ये हो गया सिंगुलर नाउन। इसी नाउन के लिए ही इस्तेमाल हुआ होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो ये जो थॉमस जेफरसन लिखा हुआ है, मैं ये नाउन देख रहा हूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इससे स्टार्ट हो सकता है। फिर स्क्रूटनी आप दोज राइटिंग्स की स्क्रूटनी की बात हो रही है, तो ध्यान से देखो ये दोज है ना, दोज राइटिंग है। ये राइटिंग की चर्चा कहां की गई है, पहले तो वो मेंशन करोगे फिर दोज राइटिंग पे आओगे, तो सी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। फिर लिखा हुआ यट, यट से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। बात को अपोज करने के लिए डाला जाता है, दो अपोजिट बातों को जोड़ने के लिए इसको रखा जाता है। तो मतलब पहले वाली बात मेंशन करोगे फिर ये वाली बात मेंशन करोगे, तो डी से स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। तो डी से हमने स्टार्ट ही नहीं किया। हमारे पास हमारे सवाल का जवाब आ गया ऑप्शन डी। बस ये क्लू अगर आपको पकड़ने आता भाई, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ही दिया है प्रोनाउन, यहाँ पे दिया हुआ है दोज, दोज हमारा डेमोस्ट्रेटिव वर्ड, इसके बाद राइटिंग्स है, उस राइटिंग की चर्चा करने के बाद ही आप उसको कोट कर सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ आपका कंजंक्शन यट, जिससे हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते। हमारा सवाल इतना बड़ा चुटकियों का बन गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंस अपॉन ए टाइम ए मैन नेम टैंगो एयो क्रॉस्ड एन ओशियन। बढ़िया। इफ ही हैड मेल कंपेनियंस ही वुड हैव विंग्ड ओवर हिज सोल्जर्स। सोल्जर he came upon the land of Oman. When they asked Tang Eo to come along, he followed. The woman immediately captured him, not on guard against ladies. What kind of person does Tang Eo seem to be? इसको ध्यान से जरा पढ़ोगे, इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये तीन के तीनों ऑप्शंस ऑप्शन बी के ही बाद आएंगे, क्योंकि इन तीनों की चर्चा तो तब है जब वो पहले उस लैंड पर पहुंचेगा। ठीक है ना। जैसे हिंदी मीनिंग समझाता हूं थोड़ा सा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक आदमी जिसका नाम टैंग एयो है, उसने ओशियन को क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद वो कहीं पहुंचा। कहां पहुंचा? ही केम अपॉन द लैंड ऑफ ओमेन, वो औरतों के लैंड पे पहुंचा, औरतों के देश में पहुंचा। उसके बाद सारी कहानी तो उसके बाद में हुई है। और ऑप्शन आपके पास सेट है DACB। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि पहले भैया देखो बी डालेंगे, उसके बाद ही कोई ऑप्शन हो सकता है। पहले वहां पे पहुंचेगा, देन उसके बाद उसके साथ जो है जैसे वो वहां पे पहुंचेगा, जैसे ही केम अपॉन द लैंड ऑफ वुमेन, जो वहां की औरतें थी उन्होंने तुरंत उसको कैप्चर कर दिया जो है, ठीक है ना, कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, व्हेन दे आस्क्ड टैंग एओ, उसके बाद कैप्चर किया और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि उसको बोला कि चलो मेरे साथ, तो उसने फॉलो कर लिया। फिर आगे की कहानी है। इफ ही हैड मेल कंपेनियन, उसके बाद मेल कंपेनियन होता तो वो लड़कियों को आंख वाँख मारता,
ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डज टैंग हेयो सीम्स टू बी, किस तरीके का पर्सन था टैंग हेयो। समझ में, क्वेश्चन खत्म। तो साफ साफ ये समझ में आ रहा है अपने को पढ़ने के बाद कि भैया पहले ये होगा, बाकी एक्शन तो उसके बाद ही होना है। तो थोड़ा आसान भी है, मीनिंग वाइज भी आसान था, वैसे भी थोड़ा आसान था। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड इज होम टू टैपियो, द वर्ल्ड्स नॉर्थन मोस्ट मैकलिन स्टार रेस्टोरेंट लोकेटेड इन रुका कुसामो। बी ऑप्शन दिया है, across Helsinki many restaurants highlight mushrooms, berries, fish and game in their seasonal menus. In 2024 the Sima Lakeland region was honored as a European region of gastronomy. Thanks to every man's right, everyone in Finland can freely roam and forage in nature's bounty. अब इसमें ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, इसमें ग्रामर आपको नहीं मिलेगा। जब ग्रामर नहीं मिलता है तो आपको ये समझना होता है कि आप कैसे इस्तेमाल करोगे। फिर वही होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना, जनरल टू स्पेसिफिक हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हम किसी की आइडिया या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, फिर जनरल एग्जांपल लेते हैं, फिर स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया, कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, एक बात को इंट्रोड्यूस किया गया है कि 2024 में जो सीमा लेकलैंड रीजन था, इसे ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया। कैसे सम्मानित किया है? यूरोपियन रीजन ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से, ठीक है ना, एज ए यूरोपियन रीजन ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब ये कि एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसमें खाना पीना, पकवाना, बनाना, उसकी साइंस और आर्ट को पढ़ाई करते हैं। तो ये जो है सीमा लेकलैंड जो है, ये जो रीजन है, ये सम्मानित किया गया कि इसके लिए स्पेशल है। उसके बाद एक एलेबोरेशन दिया गया है कि थैंक्स टू एवरी मैन्स राइट, वहाँ पे जो सभी लोगों के राइट्स है, जैसे एवरीवन इन फिनलैंड के अंदर फ्रीली रोम कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं नेचर्स बाउंटी को, ये वहाँ की स्पेशलिटी बताई गई है। फिर एक जनरल एग्जांपल ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि हेलसिंकी के अक्रॉस जो है, जो रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे मशरूम मिलती, बेरीज मिलती, फिश मिलती है, गेम इन देयर, बाकी चीज़ें मिलती है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। फिर उसके बाद एक स्पेशल एग्जांपल देके इस चीज़ को कंक्लूड किया जा रहा है कि फिनलैंड जो है होम है टैपियोगा, द वर्ल्ड्स नॉर्थन मोस्ट मैकलिन स्टार रेस्टोरेंट। ये एक एग्जांपल है कि भैया एक रेस्टोरेंट है जो लोकेटेड है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया। तो ये कैसे बनेगा? सी बनेगा, सी के बाद डी बनेगा, डी के बाद बी आएगा, फिर ए आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है, फिर बी में एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है, ए में एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ है। इस तरीके से इस बात को कंक्लूड कर दिया गया है। समझ में आया? तो जो सही ऑप्शन होगा सी डी बी ए होगा, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर। इसमें ग्रामर नहीं लग रहा था, इसमें आपको बस ये समझना था कि हम आइडिया को डालते हैं, उसको इलेबोरेट करते हैं, इलेबोरेट करने के बाद एक जनरल एग्जाम्पल देते हैं, फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको इन दोनों में अगर सीक्वेंस समझना है तो ये जनरल है, जनरल एग्जाम्पल है, और ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। इनके सीक्वेंस में हमेशा ये समझना है कि जो बी होगा वो हमेशा ए से पहले आएगा। समझ में आया? और ये जो है आइडिया जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका एलेबोरेशन है। ये जो ऑप्शन डी है, ये एलेबोरेशन, ये पहला एग्जाम्पल है, ये जनरल एग्जाम्पल है, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे। अगला है, फिर से वापस फिनलैंड की चर्चा हो रही है। Finland has topped the world happiness ranking for the 8th year in a row, thanks to its deeply rooted values of balance, nature, and contentment. However, Finnish travel operators are embracing the title as more people link Finland with genuine happiness and well-being. सी दिया हुआ है, many travelers are now inspired to visit and experience the calm, grounded lifestyle that defines the Finnish version of happiness. डी दिया है, दो द यूएस 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वंस अगेन नेम देम द हैप्पीएस्ट फिन्स मीट द न्यूज विथ ए मॉडस्ट सर्ग एंड आई रोल। अब ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शन ए को फिक्स कर दिया गया है, और ग्रामर भी इसमें ढूंढने की कोशिश करोगे तो सिर्फ आपको कंजंक्शन देखने को मिलेगा। तो जब आप कंजंक्शन देखते हो, जैसे दो की बात आती है, ठीक है ना, हाउएवर की बात आती है, तो ये क्या काम करते हैं, हाउएवर और दो, दोनों जो है अपोजिट बातों को जोड़ते हैं, दोनों अपोजिट बातों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि अपोजिट बातें कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे बात हुई है, ए आपका फिक्स है, तो ए को पढ़ के पहले समझ सकते हो कि फिनलैंड ने दोबारा से टॉप किया है, हैज टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, कि सबसे ज्यादा खुशहाल देश यही है, उसमें टॉप किया है 8th ईयर इन ए रो, मतलब ये 8वीं बार था लगातार, एक रो को होने मतलब लगातार 8वीं बार टॉप किया हुआ है, थैंक्स टू इट्स डीपली रूटेड वैल्यूज। और
धन्यवाद किया जा रहा है या बताया जा रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वहां पे जो है बिल्कुल वैल्यू जो है बैलेंस है, नेचर और कंटेनमेंट सबके साथ बैलेंस है। रीजन बता दिया गया कि क्यों ऐसा किया गया है। तो यहाँ एक अच्छी पॉजिटिव बात बताई गई है, किसके विषय में? फिनलैंड के विषय में। ध्यान से देखिएगा, फिनलैंड के विषय में पॉजिटिव बात बताई गई है। और जब ये पॉजिटिव बात बताई गई है तो गर्व करने वाली बात है, फिनलैंड के लोगों को गर्व करने वाली बात है। फिर यहाँ पे हाउएवर अगर की बात करें, फिनिश ट्रेवल ऑपरेटर्स आर एम्ब्रेसिंग द टाइटल एज मोर पीपल लिंक फिनलैंड विद जेन्युइन हैप्पीनेस एंड वेलबींग। यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़ोगे तो बात ये हो रही है, जो फिनिश ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, इस टाइटल को एम्ब्रेस कर रहे हैं, मोर पीपल जो है लिंक कर रहे हैं विद जेन्युइन हैप्पीनेस एंड वेलबींग। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बात है, जबकि आपको ये पता है कि ये जो हाउएवर है, जो हाउएवर है ये दो अपोजिट बातों को जोड़ेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव बात है, यहाँ पे भी पॉजिटिव बात है, ठीक है ना। फिर ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी ट्रेवलर्स आर नाउ इंस्पायर्ड टू विजिट एंड एक्सपीरियंस द काम ग्राउंडेड लाइफ स्टाइल दैट डिफाइज द फिनिश वर्जन ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे खुशी या गम की कोई बात नहीं हो रही इस टाइम पे, यहाँ पे बात हो रही है कि जो मेनी ट्रेवलर्स आर नाउ इंस्पायर्ड, बहुत सारे ट्रेवलर्स इंस्पायर्ड हो रहे हैं विजिट करने के लिए। ये अब फिनलैंड के लोगों की बात नहीं हो रही है, फिनलैंड के बाहर की बात हो रही है कि वो लोग जो है इंस्पायर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, कि वहां जाके उस हैप्पीनेस को जो है देख सके, महसूस कर सके इस चीज को सुनने जानने के बाद। ऑप्शन डी ध्यान से पढ़ो। दो, यद्यपि दिया है कि यूएन ने 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वंस अगेन नेम्ड, उन्होंने दोबारा नेम किया है द हैप्पीएस्ट, हैप्पी होने का। फिंस मीट द न्यूज। अब ध्यान से देखो, फिंस इस न्यूज को कैसे देख रहे हैं, मॉडेस्ट सर्ग एंड आई रोल। मॉडेस्ट सर्ग का मतलब है कि थोड़ा सा कंधा उठाया, आंखें हल्की सी चमकाई। जबकि अगर 8वीं बार अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए, उसके झूम जाना चाहिए। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था लोगों को, जब 8वीं बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो फिनलैंड के लोग हैं इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लेंगे, अरे कर दिया गर्व के साथ, प्राइड के साथ, लेकिन उन्होंने बहुत मॉडेस्ट की तरह लिया। तो ये एक अपोजिट बात है, ये एक अपोजिट बात है। तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है, और ये स्लाइटली निगेटिव है, पूरी तरीके से निगेटिव नहीं है, स्लाइटली निगेटिव है। तो अगर आपको जोड़ना है दो के साथ और हाउएवर के साथ, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, ये पॉजिटिव, इसके साथ निगेटिव जोड़ दो, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो जो ये कनेक्टर्स है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ए होगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी के बाद ध्यान से देखो बी आ जाएगा, देन फाइनली सी से फिनिश हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ए डी बी सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको? यहां कंजंक्शन को अच्छी तरीके से समझना था, पॉजिटिव निगेटिव एंड देन पॉजिटिव। यही कनेक्टर का काम है कि जब दो अपोजिट बातों को जोड़ रहा है तो ऐसे ही जोड़ते हैं। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। अगला है प्लेइंग स्पोर्ट्स रेगुलरली हेल्प्स इंप्रूव फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। मेनी चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर फन एंड हेल्थ बेनिफिट्स। इन एडिशन, playing sports can be a great way to relieve stress and relax. It also promotes teamwork and teaches important life skills like discipline. इनको ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक तो क्यों 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 लिखा हुआ है, इट ऑल्सो प्रमोट्स लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, इट की बात हो रही है, मतलब खेलने की, खेलकूद की बात हो रही है, क्यों को आपको फिक्स कर दिया गया है। तो मेनी चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस स्पोर्ट एक्टिविटीज फॉर फन एंड हेल्थ बेनिफिट्स, ये बात हो रखी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, क्यू अगर आपका फिक्स हो गया है, अब इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, या तो आर आ रहा है, या तो पी आ रहा है, तो एस आ रहा है। ध्यान से देखो, इट ऑल्सो प्रमोट्स, तो पहले ये बता रहा है कि ये भी प्रमोट करता है। इन एडिशन प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो इन एडिशन का मतलब हो गया कि पहले उसके कुछ बेनिफिट बताएंगे, फिर उसके एडिशन में कुछ बेनिफिट बताएंगे। तो ऑप्शन पी में पहले दिया हुआ है कि प्लेइंग स्पोर्ट्स की वजह से क्या होता है, इंप्रूव करता है फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ। तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि भैया पी पहले आएगा, फिर इसके एडिशन में हम आर डालें या एस डालें, लेकिन पहले हमको पी डालना पड़ेगा, फिर एडिशन में डालेंगे। और जब मैं कंजंक्शन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था इन एडिशन और ऑल्सो, ये दोनों दो सिमिलर बातों को जोड़ते हैं। तो सवाल यह है कि पहले ग्रामर के हिसाब से अगर चले, मीनिंग के हिसाब से चले तो बात अलग है, ग्रामर के हिसाब से चले तो हम ऑल्सो का इस्तेमाल पहले करेंगे या इन एडिशन का इस्तेमाल पहले करेंगे। तो ऐसे समझिएगा कि जब हम कहते हैं ना कि ये किया, ये भी किया, इन एडिशन ये भी किया, तो इसका सीक्वेंस ऐसे होता है, जनरल होता है, फिर ऑल्सो के साथ ऐड करते हो, फिर इन एडिशन के साथ ऐड करते हो, तो ये सीक्वेंस आता है। इस सीक्वेंस के हिसाब से चलोगे तो पी आएगा, फिर एस आएगा, देन फिर आर आएगा, और क्यू पहले है, तो क्यू पी एस आर इज द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। समझ में आया? ऑल्सो और इन एडिशन को अगर आपको जोड़ना है तो पहले आप ऑल्सो जोड़ो, फिर आप इन एडिशन जोड़ो। अगला है
फिर से ओक्साना की चर्चा होने वाली है। जैसे फिनलैंड की 2 बार चर्चा हो गई, वैसे ओक्साना की भी 2 बार चर्चा होने वाली है। इट वॉज मिड नाइट वेन द नॉक केम, यह मध्यरात्रि की बात है जब नॉक हुआ दरवाजे पे। ओक्साना वोक विथ ए स्टार्ट, हर हार्ट पाउंडिंग इन फियर। ओक्साना उठी, लेकिन किस तरीके से, मतलब दिल घबराया हुआ था बिल्कुल। इट केम अगेन, ये वापस आया। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इट किसके इस्तेमाल हो रहा है, नॉक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओक्साना थॉट ऑफ द मोनेस्टर, ओक्साना सोचा कि भाई ये मोनेस्टर है। इट इकोड हलोली थ्रू द डार्क कॉटेज। इट इकोड, इको का मतलब आवाज होना, हलोली खालीपन के साथ जो है डार्क कॉटेज से जो है इको किया। तो इट नॉक ही तो इको करके आएगा, तो इट यहाँ पे भी किसके लिए इस्तेमाल है, इट यहाँ पे भी इस्तेमाल है किसके लिए, नॉक के लिए। तो ध्यान से देखो, जब ये सारे ऑप्शन पढ़ लेते हो तो आपको बस समझ में आता है कि ये हुआ नाउन, ये हुआ नाउन, ये है प्रोनाउन और ये है प्रोनाउन जो इस नाउन के लिए आया है। तो कोई ना कोई जो प्रोनाउन है वो इसके साथ आएगा। S1 के साथ देखो या तो बी आएगा या S1 के साथ जो है आपका डी आएगा। अब ये फैसला अगर आपने कर लिया कि S1 के साथ बी आएगा या S1 के साथ डी आएगा, आपका क्वेश्चन वहीं क्रैक हो जाएगा। अब मैं बोलूं इट वॉज मिड नाइट वेन द नॉक केम, ये मध्यरात्रि की बात है जब नॉक हुआ, और इट केम अगेन, ये दोबारा से आया, ये फिर तो बैठेगा नहीं। साफ साफ समझ में आ रहा है कि S1 के साथ हम बी तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि नॉक हुआ फिर दोबारा नॉक हुआ, ये कौन सी बात हुई। मतलब ये ऐसे तो नहीं कह सकते ना, हमें अगली बात कहनी होगी, फिर से थोड़ी चर्चा करने के बाद हम कह सकते हैं कि दोबारा से नॉक हुआ, लेकिन नॉक हुआ फिर दोबारा से नॉक हुआ, ऐसे तो स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते। तो ये वाला ऑप्शन हट गया, तो S1 के साथ डी आएगा, S1 के साथ डी आएगा, तो आपको सवाल का जवाब मिल गया, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। देखा ग्रामर से कितना आसान है क्वेश्चन क्रैक करना। आगे देखो लिखा, दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन कंटिन्यू फॉर एजेस। वीडियो को पॉज करो जरा, इसको सॉल्व करो। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर एजेस। दिस प्रोसेस, तो सबसे पहले प्रोसेस देखो कहां पे है, प्रोसेस ढूंढो 3 ऑप्शन में कि प्रोसेस कहां पे मेंशन है, वो इसके जस्ट पहले आएगा। रिमेंबर दैट द नेशन लिव्स इन द कॉटेज, ध्यान रहे कि जो देश है वो कॉटेज में रहता है। दे आर प्रोड्यूसिंग द इंटायर वेल्थ, देखो यहाँ पे प्रोसेस कहीं मेंशन ही नहीं है। दे आर प्रोड्यूसिंग द इंटायर वेल्थ ऑफ द लैंड विदाउट ए वर्ड ऑफ कंप्लेंट, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरा का पूरा जो वेल्थ है लैंड विदाउट ए वर्ड ऑफ कंप्लेंट, बगैर कंप्लेन किए हुए। तो यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है कि वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं बगैर कंप्लेन के। तो ऑप्शन एस देखेंगे, द पीजेंट्स, शू मेकर्स, स्वीपर्स एंड अदर सच क्लासेस। तो यहाँ पे बात हो रही है जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान वर्ग होते हैं, जो शू बनाने वाले हैं, जो स्वीपर्स हैं, और इस क्लास के इंडिया में जो रहने वाले लोग होते हैं ऑफ इंडिया, हैव ए मच ग्रेटर कैपेसिटी, अब हैव मच ग्रेटर कैपेसिटी फॉर वर्क एंड सेल्फ रिलायंस देन अस। ये बात इनकी मतलब क्वालिटी बता रही है कि इनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है, ज़्यादा सेल्फ रिलायंस है हमसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोसेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी प्रोसेस की नहीं बात हो रही, यहाँ पे वेल्थ प्रोड्यूस होने की एक बात हो रही है। तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसी को कोट किया जा रहा है, तो आर जो होगा वो पी के साथ आएगा। अब अगर आर पी के साथ आ जाएगा तो ध्यान से देखो, एक आर पी के साथ यहाँ पे आ रहा है, कहीं और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्यू से स्टार्ट करें या एस से, 2 ऑप्शन तो हमारा हट गया, क्योंकि कहीं और इस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की चर्चा नहीं हो रही, यहीं हल्की सी प्रोडक्शन की चर्चा हो रही कि कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2 ऑप्शन तो बाकी हट गए कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड अप्रोच लगा के ये देख ले रहे हैं कि भैया कहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो ऑप्शन आर में चर्चा है। अब क्यू और एस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे कि रिमेंबर दैट द नेशन लिव्स इन द कॉटेज, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि याद रहे कि जो देश है वो कॉटेज में रहता है। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे चर्चा हुई है इंडिया की, इसकी यहाँ पे कंट्री की चर्चा हुई है, और यहाँ पे द नेशन लिखा हुआ है। ये द नेशन किसके लिए आया है, द नेशन किसके लिए आएगा, द नेशन एक्चुअली आया है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया है, फिर इसको द नेशन करके कोट किया गया है। तो जो एस होगा वो हमेशा किससे पहले आना चाहिए, क्यू से पहले आना चाहिए, मतलब क्यू से स्टार्ट तो कर ही नहीं सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। समझ में आया, ये नेशन है और ये द नेशन है। यहाँ आर्टिकल अप्रोच लगाओगे, ये इंडिया, ये द नेशन, इंडिया को ही द नेशन कहा गया, पहले इंडिया मेंशन करोगे पर द नेशन लगाओगे। समझ में आई बात, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगर सही से समझ पा रहे हो ग्रामर ना, थोड़े समय में बहुत मजा आने वाला है आपको, जब एग्जाम में बैठोगे, जब क्वेश्चन देखोगे, जब आपके कई सारे सेकंड्स बचेंगे, तब आपको समझ में आएगा। मॉक टेस्ट में इसको ट्राई करके देखो, आपको खूब मजा आएगा पैराजंबल क्वेश्चन में। टाइम सीम्ड सस्पेंडेड इन दैट मोमेंट, स्ट्रिड्स थिन लाइक द ट्विलाइट बिटवीन डे एंड नाइट।
द डिसीजन हंग बिटवीन देम, ए क्वेश्चन अनआस्क्ड बट फुल्ली नोन, नो वन मूव्ड एज इफ मोशन इटसेल्फ वुड ब्रेक द फ्रेजिल ट्रूथ्स, साइलेंस रैप्ड अराउंड देम नॉट एज कंफर्ट बट एज एक्नॉलेजमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इस पर्टिकुलर आईबी के पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। मतलब एक आम बच्चे के लिए इसकी हिंदी मीनिंग समझना मुश्किल है, ग्रामर नहीं लग रहा है क्योंकि प्रोनाउन की चर्चा है, नाउन दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, ठीक है। और आपके ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है ए सी डी बी, मतलब अगर इसको थोड़ा सा समझ पाओ तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। जैसे लिखा है टाइम सीम सस्पेंड इन दैट मोमेंट, तो सबसे पहले आपको देखना कि ये कौन से मोमेंट की चर्चा हो रही है, कौन से मोमेंट की चर्चा हो रही है। तो इन दैट मोमेंट से ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन ए हम एलिमिनेट कर पाए। द डिसीजन हंग बिटवीन देम, जो डिसीजन है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे द डिसीजन लिखा हुआ है, तो कहीं ऐसा भी नहीं है कि डिसीजन मेंशन है, इससे भी इसी ऑप्शन में डिसीजन मेंशन है, किसी और ऑप्शन में है नहीं। तो सवाल यही नहीं है कि आर्टिकल ए के साथ होता या बगैर आर्टिकल के साथ होता तो वाला ऑप्शन पहले रखते बाद में लिखते। द डिसीजन हंग बिटवीन देम, ए क्वेश्चन आस्क्ड बट फुल्ली नोन, नो वन मूव्ड एज इफ मोशन इटसेल्फ वुड ब्रेक द फ्रेजिल ट्रूथ्स, ठीक है ना, कोई हिला नहीं, ऐसा लगा जैसे जो गति है वो खुद ही जो है इस साइलेंस को ब्रेक कर देगी। साइलेंस रैप्ड अराउंड देम, जो साइलेंस है वो उनके बीच बना रहा। यहाँ तोड़ने की बात हो रही है, यहाँ रैप होने की बात है, तो पहले रैप होगा फिर टूटेगा। तो बी से जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता सी से, क्योंकि पहले साइलेंस बंद होगा फिर होगा तो साइलेंस रैप्ड अराउंड देम, साइलेंस बना रहा। तो ये जो बी ऑप्शन है ना, इसी से स्टार्ट होगा। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये है क्या कि द डिसीजन हंग बिटवीन देम, जो डिसीजन है उनके बीच में अटका रह गया। अ क्वेश्चन अनआस्क्ड, एक क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया पर फुल्ली नोन, जो दोनों को जानकारी थी, दो आदमी बैठे हुए हैं और साइलेंट होके बैठे हुए हैं, तो वही बात हो रही, साइलेंस रैप्ड अराउंड देम, उनके आजू बाजू जो है साइलेंस हो गया, नॉट एज ए कंफर्ट, कंफर्ट की तरह नहीं, एक्नॉलेजमेंट की तरह हो गया कि दोनों को पूछा है कि क्वेश्चन अनआस्क्ड है, दोनों फुल्ली नोन है। नो वन मूव्ड, कोई मूव नहीं हुआ, जैसे मोशन खुद ही जो है ब्रेक करेगा फ्रेजिल ट्रूथ्स को। टाइम, उस टाइम पे ठहरा हुआ सा महसूस हुआ, इन दैट मोमेंट स्ट्रेच्ड थिन लाइक द ट्विलाइट बिटवीन डे एंड नाइट। तो जो सही होगा वो बी से स्टार्ट होगा, बाकी ये ऑप्शंस जो है जनरल स्टेटमेंट है ही नहीं है, समझ में आया? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्वायरिंग ए न्यू लैंग्वेज प्रोवाइड्स वैल्यूएबल एक्सेस टू डाइवर्स कल्चर, आइडियाज एंड वर्ड व्यूज। This gradual process eventually results in fluency and enables meaningful communication in real world context. This gradual process, तो सबसे पहले ये gradual process ढूंढना पड़ेगा, कहाँ धीरे धीरे कोई प्रोसेस किया जा रहा है, वो इसके साथ आप क्लब कर सकते हो। अगला दिया है ओवर टाइम, टाइम के दौरान जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, सच रेगुलर एक्सपोजर। अब यहाँ पर रेगुलर एक्सपोजर की बात हो रही है, रेगुलर एक्सपोजर की बात हो रही है, फोस्टर करेगा कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस द एंजाइटी एसोसिएटेड विथ मेकिंग एरर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इन शब्दों को, इन हिंट्स को आप सही से समझ पाए, यहाँ पर रेगुलर एक्सपोजर की बात हो रही है और बोला जा रहा है दिस ग्रेजुअल प्रोसेस। तो जब आप कोई रेगुलर काम कर लोगे तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस भी होता है। तो ये अगर इस बात को समझ पाए तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जो आर होगा वो पहले आएगा एंड क्यू उसके बाद में आएगा, ये तुरंत समझ जाओगे। आगे दिया हुआ है, हाईली इफेक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व्स इमर्सिंग वनसेल्फ डेली थ्रू कन्वर्सेशन, बुक्स एंड मीडिया। एक हाईली इफेक्टिव अप्रोच है, ये किस चीज के लिए अप्रोच है? ये सवाल यहां दिया हुआ है कि अगर आपको न्यू लैंग्वेज है ना, एक्वायरिंग ए न्यू लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए वैल्यूएबल एक्सेस, अगर नई लैंग्वेज सीखना है आपको तो डाइवर्स कल्चर मिलता है, आइडियाज मिलता है, वर्ड व्यूज मिलता है। ये कैसे कर सकते हो, इसका एक तरीका यहां बताया जा रहा है। तो पी स्टार्ट होगा, देन एस होगा, देन आर होगा, देन क्यू। समझ में आया? तो अगर ये इस बात को समझ पाते हो कि यहाँ पे नॉलेज एक्वायर करने की बात हो रही है, लैंग्वेज की नॉलेज एक्वायर करने की बात हो रही है, उसका एक तरीका है, फिर ग्रेजुअल प्रोसेस की बात हो रही है, फिर ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट होगा इसकी बात हुई है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी एस आर क्यू, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इमेजिन दैट यू आर ए फ्लाई, इमेजिन करो कि आप एक फ्लाई हो, एंड देन यू सी ए नाइस पिंक लीफ. You think to yourself in your fly head, you are just zipping around the sky looking for a place to rest that looks like a nice place to land. ठीक है ना? ध्यान से देखोगे, ऑप्शन जो डी दिया हुआ ना, लिखा हुआ है दैट लुक्स लाइक ए नाइस प्लेस टू लैंड। जब भी मैं दिस दैट दिस दोस देखता हूं, मेरे को तुरंत समझ में आता है, बस क्वेश्चन निपट गया। दैट लुक्स लाइक ए नाइस प्लेस, वो दिखा एक नाइस प्लेस की तरह। क्या दिखा?
ध्यान से देखो, ये प्लेस क्या है, लीफ है, लीफ दिखा उसे, वो लीफ ही उसके लिए नाइस प्लेस है। तो पहले लीफ की चर्चा करोगे, फिर उसे कोट कर दोगे, तो जो ए होगा वो डी के साथ आना चाहिए, ए होगा जो वो डी के साथ आना चाहिए। तो एडी पेयर ढूंढता हूं मैं, एडी कहाँ कहाँ पे, एडी ध्यान से देखता हूं तो मुझे बस एक ही जगह मिलता है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस कुछ इस तरीके से कह रहा है कि इमेजिन दैट यू आर ए फ्लाई, इमेजिन ऐसा करो कि जब आप फ्लाई हो, यू आर जिपिंग अराउंड द स्काई, आप स्काई में टहल रहे हो, लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेस्ट, आप ढूंढ रहे हो कोई प्लेस मिल जाए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद ए आएगा एंड देन तुरंत ही जो है यू सी ए नाइस पिंक लीफ, तुरंत तुम्हें नाइस पिंक लीफ दिखाई देता है, और दैट लुक्स लाइक ए नाइस प्लेस टू लीव लैंड, जैसे तुमको लीव दिखाई देता है वैसे तुम्हें समझ में आ गया कि वो हो गया। उसके बाद यू थिंक टू योर सेल्फ इन योर फ्लाई हेड, तुम अपने विषय में सोचते हो, एज यू रेस्ट योर फीट ऑन द लीव, जैसे तुम लीव करोगे यू नोटिस समथिंग स्ट्रेंथ, तुम्हें कुछ स्ट्रेंथ नोटिस हुआ। तो जैसे ये और ये चीज कनेक्ट कर पाते हो कि दैट लुक्स लाइक ए नाइस प्लेस, और ये प्लेस आपको दिखाई दिया यहाँ पे कि दैट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसके जो है जस्ट बाद ये होना चाहिए, एडी जैसे ही पेयर बनाओगे वैसे ही आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा ग्रामर से। हिंदी मीनिंग भी आसान है, आसानी से समझ सकते हो, कुछ हिंदी भाषी बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब जैसे दिस कोस्टल सिटी लिखा हुआ है, तो दिस कोस्टल सिटी में सबसे पहले तो मैं वो देखना चाहूंगा कि सिटी कहाँ कहाँ मेंशन है, तो हेलसिंकी उसके नीचे ही ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जरा पढ़ते हैं इसको। दिस कोस्टल सिटी इज बिल्ट ऑन ए सीनिक मिक्स ऑफ आइलैंड, रिक्लेम्ड लैंड एंड नेचुरल ब्यूटी। हेलसिंकी वेयर मेनी ट्रिप्स बिगेन और एंड ऑफर्स ए ग्लिम्स इनटू ए फिनलैंड्स नेशनल कंटेनमेंट। The joy from this freedom and nature across aligns with the UN happiness measures like longevity, liberty and well-being। जैसे ये दिस फ्रीडम दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन देखूंगा कहाँ फ्रीडम की चर्चा हो रही है। यहाँ पे फ्रीडम की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पे भी फ्रीडम की चर्चा नहीं हो रही है, इसका मतलब मेरे को साफ साफ ये पता है कि ऑप्शन डी में फ्रीडम की चर्चा हो रही होगी। विजिटर्स कैन इजिली रेंट ए बाइक, अब अगर आसानी से रेंट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉरेस्ट ट्रेल्स और सीजनेबल रूट्स अक्रॉस द सिटी, तो यहाँ पे फ्रीडम की चर्चा हो रही है कि आसानी से काम किया जा सकता है। तो दिस फ्रीडम जैसे बात हो रही है, इसका मतलब डीसी के साथ आएगा। अब ध्यान से देखो एक और बात कि आपके जो ऑप्शन है या तो बी से स्टार्ट है, या तो डी से, या तो सी से स्टार्ट है। द जॉय फ्रॉम दिस फ्रीडम एंड नेचर एक्सेस अलाइंस विद द यूएन हैप्पीनेस मेजर्स लाइक लॉन्गेविटी, लिबर्टी एंड वेलबींग्स, विजिटर्स कैन इजीली रेंट ए बाइक एंड एक्सप्लोर फॉरेस्ट। तो सबसे पहले तो मैंने डीसी ढूंढ लिया, तो पहले मैं ऑप्शन में ढूंढूंगा डीसी कहाँ कहाँ है, जहां जहां डीसी है बस वही ऑप्शन अपने लिए काम का है, बाकी कोई ऑप्शन अपने का काम का नहीं है। अब हमारे पास बी से स्टार्ट हो रहा है, डीसी साथ में होना है, ठीक है ना। फिर दिस कोस्टल सिटी की चर्चा हो रही है, ध्यान से देखो इसमें क्या सिटी सिटी मेंशन है। द जॉय फ्रॉम दिस फ्रीडम एंड नेचर एक्सेस अलायंस विद द यूएन हैप्पीनेस मेजर्स लाइक लिबर्टी एंड वेलबींग, इसमें सिटी नहीं मेंशन है, लेकिन इसमें सिटी मेंशन है। विजिटर्स कैन इजीली रेंट ए बाइक एंड एक्सप्लोर फॉरेस्ट ट्रेल्स और सीजनेबल रूट्स अक्रॉस द सिटी, ठीक है ना। यहाँ पे सिटी द सिटी मेंशन है। तो हेलसिंकी वेयर मेनी ट्रिप्स बिगेन, तो आप बी से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट करने के बाद आपको जो लेना है वो डीसी लेना है। अब सवाल आपके पास ए आया है, ए कहाँ पे आएगा। दिस कोस्टल सिटी इज बिल्ट ऑन सीनिक मिक्स ऑफ आइलैंड, रिक्लेम्ड लैंड एंड नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये जो लिखा है ना दिस कोस्टल सिटी, ठीक है ना, दिस कोस्टल सिटी इज बिल्ट ऑन, और यहाँ पे लिखा हुआ द सिटी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो ऑप्शन है ये इसके जस्ट पास आएगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे हेलसिंकी को इंट्रोड्यूस किया गया है, वेयर मेनी ट्रिप्स बिगिन और एंड, जहाँ पे बहुत सारे ट्रिप्स जो है एंड होते हैं, ऑफर ग्लिम्स इनटू फिनलैंड्स नेशनल कंटेनमेंट। फिर दिस कोस्टल सिटी इज बिल्ट ऑन ए सीनिक मिक्स, फिर इसकी प्रॉपर्टी बता दी गई है ऑप्शन ए में। तो जब सिटी को मेंशन कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी बता दोगे, फिर उसके बाद विजिटर्स यहाँ क्या क्या काम कर सकते हैं वो बताओगे। तो बी ए डी सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, और ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, बी ए डी सी इज द राइट ऑप्शन। अगला है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। प्रोपोनेंट्स ऑफ द हार्म्स बेस्ड अप्रोच फोकस ऑन द आइडिया दैट द डीह्यूमनाइज समवन इज टू ट्रीट देम इन ए वे दैट हार्म्स देयर ह्यूमैनिटी, whereas proponents of the psychological approach focuses on the idea that to dehumanize someone is to think of them as less than human। तो ये बात हो रही है, प्रोपोनेंट्स मतलब होता है समर्थक, प्रोपोनेंट्स मतलब होता है हिंदी में समर्थक। ये किसी क्लास में और भी इसकी मीनिंग बताई थी मैंने। तो यहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज को डिस्कस किया जा रहा है कि एक आइडिया ऐसा है, एक आइडिया ऐसा है, बस इतना ही आपको समझना है। बी ऑप्शन पढ़ोगे, हाउएवर यद्यपि देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट अबाउट हाउ टू डेवलप दिस बेसिक कैरेक्टराइजेशन।
दिस बेसिक कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो सबसे पहले ये दिस को समझना है, और ये जो कैरेक्टराइजेशन है ये क्या है। तो पूरा जब ये पैसेज पढ़ोगे, जैसे ऑप्शन सी और डी पढ़ोगे, तो डीह्यूमनाइजेशन जो है यही वो है, ठीक है ना, तो यही कैरेक्टराइज किया जा रहा है। तो डी जो है वो सी के साथ आएगा, ऐसा अभी समझ में आ जाएगा आपको। पर जरा ध्यान से रखना, अदर थेरेपिस्ट अडॉप्ट ए प्लूरलिस्टिक व्यू दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ अप्रोचेज। जो यहाँ पे बोथ अप्रोचेज की बात हो रही है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो अप्रोचेज की चर्चा हुई है, दो अप्रोचेज की चर्चा हुई है, उसको यहाँ पे कोट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ए होगा वो सी के साथ ऐसे आएगा, ए सी में। तो ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, ए सी कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, ए सी 3 जगह पे दिया हुआ है। एक तो ए सी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे दिया। तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे। अब आपको खाली ढूंढना है बी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा। तो बी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि हाउएवर दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ऑप्शन सी से स्टार्ट होगा। और डीह्यूमनाइजेशन इज वाइडली थॉट टू अकर, तो यहाँ पे डीह्यूमनाइजेशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है कि वाइडली थॉट टू अकर व्हेन समवन इज ट्रीटेड आर रिगार्डेड एज लेस देन ह्यूमन। डीह्यूमनाइजेशन क्या है, जब किसी आदमी को ह्यूमन की तरह ट्रीट ना किया जाए, सो डीह्यूमनाइजेशन कहा जाता है। डी के बाद ध्यान से देखोगे, फिर उसके बाद बी की चर्चा गई है कि हाउएवर देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट, यद्यपि यहाँ पे जो है एक डिबेट चल रही है टू डेवलप दिस बेसिक कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद फिर चर्चा आएगी ए की कि समर्थक क्या कहते हैं, एक अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच क्या है। फिर उसके बाद थेरेपिस्ट जो है प्लूरिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें वो दोनों एलिमेंट्स को देख रहे हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कंक्लूड हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है, क्वेश्चन को क्रैक ऐसे, जैसे बी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, साफ साफ दिया हुआ था, दो ऑप्शन ऐसे निकल गया। फिर ए सी आपका एक पेयर बन रहा है कि बहुत अप्रोचेज की बात हो रही है, दो अप्रोच यहाँ पे दिया है, ये दोनों को क्लब करेंगे, ठीक है ना। रीजन इसके पीछे क्यों हम पेयर बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब आप कोई चीज को दोबारा से रीफ्रेज करते हो, तो रीफ्रेज करते वक्त वो जस्ट उसके पहले आना चाहिए, तभी दूसरे ऑप्शन में उसको रीफ्रेज करते हो। तरीका यही होता लिखने का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस वन लीड्स थ्रू ए डार्क प्लांटेशन। दिस वन लीड्स थ्रू, अब दिस वन जैसे हुआ तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, तो पी से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन भी स्टार्ट नहीं है। डार्क प्लांटेशन ऑफ fire trees and brings you out between low cliffs to the loneliest and ugliest little bay on all our coast. ऑप्शन क्यू में दिया है, our house is high up on the Andaman coast and there are beautiful walls all around us in every direction except one. हमारे घर की चर्चा हो रही है। वन इज कॉल्ड द नॉर्थ स्पिट एंड अनदर द साउथ, एक को नॉर्थ स्पिट कहते हैं, दूसरे को साउथ कहते हैं या साउथ स्पिट कहते हैं। तो आर जो दिया हुआ है, एक को ऐसा करते हैं, दूसरे को ऐसा कहते हैं, तो किसी ऑप्शन में दो की चर्चा हुई होगी, पहले वो ढूंढो, उसके पहले डाल दो, पेयर बना दो। ऑप्शन एस में दिया हुआ है, द सैंड हिल्स आर रन डाउन टू द सी एंड इन टू स्ट्रेचेज, यहाँ दो स्ट्रेचेज की बात हुई है, ऑफ रॉक स्टिकिंग आउट अपोजिट टू ईच अदर, और एक को नॉर्थ कहते हैं, दूसरे को हम साउथ कहते हैं। तो एस में दो की चर्चा हो रही है, इसी को दोबारा रेफ्रेज किया जा रहा है आर में, तो एस आर हमारा एक पेयर बनेगा। इसको जरा ढूंढो, क्या एक ही में दिया है तो क्वेश्चन वहीं कट हो जाएगा, और अगर एक ही ऑप्शन में नहीं दिया है तो और ढूंढना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एस आर एक ही में दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल और ना ही समझने की जरूरत है कि ऑप्शन पी कहाँ आएगा, क्यों कहाँ आएगा, हमें बस ये पता है कि एस आर के जस्ट पहले आएगा, पेयर में आएगा, क्योंकि इस दो स्ट्रेचेज को यहाँ पे नाम किया जा रहा है कि को नॉर्थ स्पिट बोलते हैं, को साउथ बोलते हैं। तो रीफ्रेज अगर कर रहे हो तो इमीडिएटली रीफ्रेज किया जाता है। तो इससे हमें पता चल गया भैया हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। और मुझे उम्मीद है पैराजंबल इस तरीके से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस तरीकों से, तो आप ना बहुत मजबूत हो जाओगे। जैसे एग्जाम में जाके बोलते हो सर पैराजंबल नहीं सॉल्व हो रहा है, पैराजंबल नहीं सॉल्व हो रहा है। स्पेशली हिंदी भाषी जो बच्चे हैं उनको ये अप्रोच बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको शायद इसको पढ़ के इसकी मीनिंग समझ के आसानी से वो क्वेश्चन क्रैक कर पा रहे होंगे। लेकिन जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, अगर वो प्री क्लियर करके मेंस तक पहुंच रहे हैं और मेंस में वो चाहते हैं वो 100% स्कोर कर पाएँ, तो बहुत सारे ऐसे नए पैसेज आएंगे जिनकी मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। बहुत सारे ऐसे पैसेज आएंगे जिनके शब्दों की मीनिंग हम शिक्षकों को भी नहीं पता होता, कुछ भी रैंडम ऐसे दिया जा सकता है। डराने वाली बात नहीं, हकीकत बात यही। तो ऐसे में अगर आप ग्रामेटिकली पैराजंबल को करना सीख गए तो क्या होगा कि आप इस तरीके के नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, इन सब को जो है चेक करके कि कौन कौन से ऐसे फ्रेज है जिसे रीफ्रेज किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को चेक करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा मैं पैराजंबल की, मतलब 101 क्वेश्चन तो कराने के प्लान में हूँ इस बैच में। तो चलो, कोई डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को नंबर पे भेज देना 9696 102। किसी भी तरीके का डाउट हो आप यहाँ पे भेज देना।